डी डिटेक्टर में आपका स्वागत है। आज मैं थ्रिलर क्राइम फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। कहानी हमारे नायक सारा और उसके पिता डॉन से शुरू होती है, जो मैरी को अस्पताल ले जाते हैं क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। सारा घबराने लगती है जब मैरी सांस लेना बंद कर देती है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉन तेजी से गाड़ी चलाते हैं। डॉन विशेष रूप से सारा को अस्पताल में चुप रहने का निर्देश देता है। पैरामेडिक्स मैरी की मदद करने के लिए दौड़ते हैं। वे उसे ऑक्सीजन देते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बस मॉनिटर पर एक फ्लैट हार्ट लाइन दिखाई देती है। कहानी 20 साल पहले एक सुखद पारिवारिक डिनर पार्टी के दृश्य की ओर जाती है। सारा और उसकी बहन एमी अपने माता पिता डॉन और आयरीन के साथ रात्रि भोज कर रही हैं। मेज पर मूड बदल जाता है जैसे ही सारा के पिता अपना दमनकारी पक्ष दिखाते हुए उसे पार्टी में जाने की इजाजत नहीं देता है और उस रात परिवार पर अपना प्रभुत्व दिखा रहा होता है। सारा अपने प्रेमी क्रिस के साथ चुपचाप बाहर निकलती है। उसके माता पिता को बाद में पता चलता है कि उसका कमरा खाली है और उसके पिता उसके पार्टी में जाने को समस्या के रूप में देखते हैं। पार्टी में सारा मजे से क्रिस के साथ डांस करती है, जो बाद में विशेष रूप से उसके लिए लिखा एक गाना गाता है। वे एक दूसरे के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं और किस करते हैं। सारा सुबह घर आती है। डॉन पूरी रात उसका इंतजार कर रहा है। वे लड़ते हैं और सारा कहती है कि जैसे ही वह 18 साल की हो जाएगी वह अपने अच्छे के लिए परिवार छोड़ देगी। सारा अपनी माँ और बहन से बात करके खुद को सहारा देने के लिए काम करते हुए देश भर में यात्रा करने की अपनी योजना के बारे में बताती है। उसके पिता उसकी यह बातचीत सुन लेते हैं और तहखाने में चले जाते हैं, जहां वह एक बुक शेल्फ के पीछे एक गुप्त कमरे के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। 3 महीने बाद सारा 18 की हो जाती है। सारा अपनी माँ के साथ बातचीत करती है और उसे यह पता चला है कि उसके पिता तहखाने में अपना अधिक समय बिता रहे हैं। जब आयरीन घर छोड़ती है तो डॉन सारा को तहखाने में ले जाता है क्योंकि वह उसे एक बॉक्स ले जाने में मदद करती है। वह उसे गुप्त कमरे में ले जाता है और उसे बताता है कि यह एक बम आश्रय बनाया गया है। डॉन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और वह घबराहट में मदद के लिए चिल्लाने लगी। दुर्भाग्य से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सका क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ है। उसकी मां को उसके ठिकाने के बारे में चिंता हुई और उसने चौथे दिन पुलिस को फोन किया। उसके पिता उससे मिलने आए और कहा उसकी कैद के लॉजिस्टिक्स के बारे में बताते हुए अब से उसे वह सब कुछ अर्जित करना होगा जो उसे मिलता है। यहां तक कि स्वच्छ हवा भी डॉन सारा का फायदा उठा रहा है। एक पुलिसकर्मी ने परिवार से मुलाकात की और कहा कि वह संभवतः देश भर में अपनी योजनाबद्ध लंबी यात्रा के लिए निकल गई है। उसकी मां को विश्वास नहीं है कि सारा कभी भी अलविदा कहे बिना घर छोड़ देगी, खासकर अपने 18वें जन्मदिन से पहले। अकेले और डरी हुई सारा को क्रिस के साथ बिताई अपनी रात की याद आती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं क्रिस घर आता है और डॉन झूठ बोलता है और उसे बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद सारा अपने बचपन के पड़ोसी स्टीव के साथ भाग गई थी। तहखाने में कैद के 21वें दिन वह अपना 18वां जन्मदिन मनाती है और उसके पिता उसके लिए उपहार के रूप में एक केक और एक लाल नाइट गाउन लाते हैं। वह एक घड़ी मांगती है। तब डॉन ने उससे कहा कि उसे उसके लिए कुछ करना होगा। तभी जब वह उसकी बात नहीं मानती तो वह उसे पीटता है। कैद में रहने के लगभग 1 साल बाद उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह मैरी नाम की एक लड़की को जन्म देती है। वर्षों बाद सारा फिर से गर्भवती है और डॉन एक गुप्त दोहरी जिंदगी जी रहा है, एक अपनी पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ और दूसरा तहखाने में सारा और उसकी बेटी मैरी के साथ। मैरी अभी भी सारा के ठिकाने के बारे में चिंतित है। आयरीन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को नियुक्त करना चाहती है, लेकिन डॉन दृढ़ता से उसे इसके लिए मना कर देता है। डॉन सारा और मैरी के लिए तहखाने में एक टीवी लाता है। बाद में सारा को माइकल नाम का दूसरा बच्चा होता है। एक रात सोते समय सारा अपनी भयानक जीवन कहानी को राजकुमारियों की कहानी से बदल देती है, जिसे वह अपने बच्चों को सुनाती है। क्रिस फिर से घर आता है और सारा के बारे में पूछता है। उसकी बहन एमी उसे सच्चाई बताती है, यह महसूस करते हुए कि डॉन ने क्रिस से झूठ बोला है। वे इस बारे में बात करते हैं कि वह हमेशा सारा के लिए कितना भयानक रहा है। एमी को डर है कि डॉन ने उसके व्यक्तित्व और बुरे स्वभाव का हवाला देते हुए उसे मार डाला होगा। समय को व्यतीत करने के लिए सारा अपने बच्चों के लिए काल्पनिक रोमांच बनाती है ताकि उन्हें बाहरी दुनिया को भूलने में मदद मिल सके। इस बीच डॉन को एमी और आयरीन द्वारा अपने झूठ का सामना करना पड़ता है। एक भयानक लड़ाई शुरू होती है और आयरीन चिल्लाती है कि वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेगी।
लड़ाई के दौरान डॉन अपनी चाबियां कुर्सी पर गिरा देता है। एमी चाबियां लेती हैं और सुराग ढूंढने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। डॉन को पता चलता है कि उसकी चाबियां एमी को मिल गई हैं, तो वह एमी से लड़ता है। वह डरी हुई है और सारा के लापता होने के लिए उसे दोषी ठहराती है। जैसे जैसे समय बीतता है, सारा को एक और बच्चा होता है जिसका नाम वह थॉमस रखती है। सारा तीसरे बच्चे को ऊपर ले जाने के लिए डॉन को समझाकर मना लेती है कि अंदर दूसरे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है और न ही इसकी देखभाल करने के लिए। बच्चे को घर के बरामदे पर टोकरी में छोड़ दिया गया है, जिसमें आयरीन ने बच्चे की टोकरी से एक नोट पाया जो सारा द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होता है। वह लिखती है कि यह उसका बच्चा है और वह चाहती है कि इसे आयरीन द्वारा बड़ा किया जाए। पत्र में वह बताती है कि उसके और उसके प्रेमी के पास टोकरी में रखे बच्चे की देखभाल करने के साधन नहीं है। सारा का एक और नोट भी है जिसमें वह मदद की गुहार लगा रही है। दुर्भाग्य से डॉन ही वह है जिसे इसका पता चलता है और वर्षों बीतने के साथ वह फिर से उस पर हमला करता है। कैद में रहने से बच्चों में असाधारण विकास होता है। उनकी मां सोने के समय की कहानी का विस्तार कर रही है। सारा 14 वर्षों से तहखाने में रह रही है। मैरी एक खूबसूरत युवा लड़की बन गई है जो एक रात मेकअप आजमाती है। जब डॉन को उसकी सुंदरता में रुचि दिखती है, सारा अपनी बेटी को अकेला छोड़ने के लिए जोर से विनती करती है। वह यह नहीं चाहती। बदले में उस पर हमला किया गया। डॉन ने स्वच्छ हवा को नियंत्रित करने वाली बिजली बंद कर दी। हवा के लिए हाँफते हुए मैरी ने बातचीत के दौरान कभी किसी से न मिलने और कोई दोस्त न होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मैरी को पता नहीं है कि डॉन उसके दादा और पिता दोनों हैं। अब वह कराह रही है। थॉमस अपनी दादी को अपनी मां के शयन कक्ष में रोता हुआ पाता है। आयरीन को अपनी बेटी की याद आती है और वह थॉमस से बात करती है कि सारा कितनी शानदार है। उसी समय तहखाने में छत से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। सारा एक चम्मच का उपयोग करके एक नम छत को खोजने के लिए ऊपर चढ़ती है। वह सतह तक अपना रास्ता खोदती है जहां वह एक संकेत दिखाती है। एक पड़ोसी ने इसे नोटिस किया और इसकी जांच करने के बजाय डॉन को इसके बारे में बताया। डॉन ने सारा को गिरा दिया, जो फिर से गर्भवती है। पिटाई के कारण वह अपने बच्चे को खो देती है क्योंकि वह दर्द से सिसकती है। सारा को मृत बच्चा होता है और डॉन बच्चे को आंगन में दफना देता है। डॉन तहखाने में जाता है और शिकायत करता है। वह थॉमस की भी प्रशंसा करता है, जो अब एक मजबूत एथलीट है। जब मैरी और माइकल पूछते हैं कि उन्हें कब बाहरी दुनिया में ले जाया जा रहा है, डॉन ने सारा को उसके बुरे व्यवहार के लिए दोषी ठहराया है। यही कारण है कि वे वहां फंसे हुए हैं। अपने बच्चों के जीवन के बारे में अंतहीन सवालों के दबाव में सारा गुस्से में चिल्लाती है और उनके सभी फर्नीचर को ध्वस्त कर देती है, जिससे वह थक जाती है। क्रिस के साथ उसके सबसे सुखद क्षणों को याद करते हुए उसके बच्चों ने उस पर एक कंबल डाला और अपने घर की सफाई की। उन्होंने उससे माफी मांगी। भावुक सारा ने उन्हें बताया कि वे इतने बड़े हो गए हैं कि कैद में अपने जीवन के पीछे की सच्ची कहानी सुन सकें। अब तक वे जानते थे कि डॉन ऊपर की मंजिल पर रहता है। झूठ से बीमार थॉमस की देखभाल में मदद करने के लिए अपनी चाची आयरीन के साथ वह उन्हें सब कुछ बताती है। इस तथ्य से शुरू करते हुए कि उसका जीवन उनकी पसंदीदा सोने के समय की कहानी की प्रेरणा है, वह धीरे से समझाती है कि डॉन उसका पिता है। साथ ही उनके पिता को भी जब मेरी के दर्दनाक सच्चाई का पता चला कि उसे गंभीर अस्थमा का दौरा पड़ा है, तो बच्चों को अब लगने लगा है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। सारा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वह उनसे प्यार करती है और डॉन को ही दोषी ठहराया जाता है। 1 साल बाद डॉन और माइकल के बीच एक और घटना घटी, जब डॉन ने सारा और उसकी शक्ल का अपमान किया। बेसमेंट के लिए खाना राशन का जुगाड़ किया जा रहा था क्योंकि डॉन को काम में परेशानी हो रही थी। जल्द ही वह फौजदारी का सामना करते हुए अपनी नौकरी खो देता है। डॉन उनका दम घोंटने की कोशिश करता है। वह कार के धुएं को एयर वेंट से जोड़ता है। गैरेज में थॉमस उसे रोकता है, जो अनजाने में सुबह होने पर उनकी जान बचाता है, और उसका परिवार यार्ड में एक मजेदार बारबेक्यू का आनंद लेता है। मैरी बीमार है और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। डॉन ने मैरी को अस्पताल में ले जाने से इनकार कर दिया है। सारा उससे मदद की भीख मांगती है। वह वादा करती है कि वह किसी को भी इस चीज के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगी। डॉन सहमत है कि मिशेल को पीछे छोड़ दिया गया है। कैद के 20 साल बीत चुके हैं और अब हम फिल्म की शुरुआत में हैं। जब मैरी को अस्पताल ले जाया जा रहा है, सारा मैरी के जीवन के बारे में बेहद चिंतित है और उसे वास्तव में राहत महसूस होती है। जब डॉक्टर उसकी जान बचाते हैं, तब नर्स अधिक चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछती है, तो उसे बताया जाता है कि मैरी होम स्कूल में है और उसका इलाज केवल प्राकृतिक उपचारों से किया गया है। सारा धीरे धीरे अस्पताल का चक्कर लगाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है।
लेकिन वह भागने की कोशिश में थकी हुई और खोई हुई लग रही है। सारा ने मेडिकल फॉर्म पर पानी गिरा दिया और सुबह होने से कुछ सेकंड पहले डॉन से अलग हो गई। सारा नर्स के पास पहुंची और कबूल किया कि उसे मदद की जरूरत है। एक पुलिस अधिकारी डॉन से बात करने जाता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सारा ने मैरी को यह घोषणा की कि वे सुरक्षित हैं और मुक्त हैं। घर पुलिस से भरा हुआ है, जिन्होंने माइकल को भी मुक्त कर दिया है। आयरीन और थॉमस तब तबाह हो जाते हैं जब वे माइकल को तहखाने से बाहर निकालते समय हाँफते हुए देखते हैं। डॉन पीछे से सब कुछ देखता है। बाद में गर्मियों के एक खूबसूरत दिन के दौरान पुलिस वाहन में मैरी, थॉमस और माइकल ग्रामीण इलाकों में खेल रहे थे, जबकि सारा, आयरीन और एमी घर के बरामदे से उन पर नजर रख रहे थे। मैरी ने नोटिस किया कि कोई बाहर से आ रहा है। यह क्रिस है। वह सारा के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर आता है। वे टहलने जाते हैं। उसे ढूंढने के लिए अधिक प्रयास न करने और उसके पिता की कहानी पर विश्वास करने के लिए उसे खेद है। वह उसे एक गुलाबी मोटरसाइकिल का हेलमेट उपहार देता है जो उसने उस उम्र में उसके लिए खरीदा था। अंततः खुश होकर वे एक साथ अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित मोटरसाइकिल की सवारी पर निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।